नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। ग्वार की फसल में कीट रोगों के नियंत्रण के उपाय। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। किसान भाइयों, इस साल समय समय पर बारिश होने के कारण ग्वार की फसल काफी अच्छी हुई है, लेकिन इस फसल में कई तरह के कीट रोगों का प्रकोप हो सकता है जो कि फसल को भारी नुकसान करते हैं। तो ग्वार की फसल में कौन कौन से कीट रोगों का प्रकोप होता है और इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नेछवा जिला सीकर के सहायक कृषि अधिकारी महेश कुमार। आज अपन बात करते हैं स्पेशल ग्वार की। तो ग्वार के अंदर इस मेन जो अपने समस्या रहती है, एक तो मोयले की समस्या रहती है जिसके अंदर ऊपर से पत्ते पूरे सिकुड़ जाते हैं और फाल वगैरह फूल वगैरह जो आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो काफ़ी घट जाता है किसान का। ग्वार की खेती मुख्य तौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में होती है। ये गर्म मौसम की फसल है। इसे हरी सब्जी और दाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर इसे चारे के रूप में भी उगाया जाता है। इस समय ग्वार की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इसी समय फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी सही पहचान करके समय पर नियंत्रण करके फसल से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जब मोयले का अटैक होता है ग्वार के अंदर तो उसके जो पत्ते हैं ऊपर की तरफ जो सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं और मोल्डिंग टाइप हो जाता है, नई पत्तियां आना उसके अंदर बंद हो जाता है। जब मोयले का अटैक होता है ग्वार के अंदर तो उसके जो पत्ते हैं ऊपर की तरफ जो सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं और मोल्डिंग टाइप हो जाता है, नई पत्तियां आना उसके अंदर बंद हो जाता है। ग्वार की फसल में चेपा या माहू कीट पौधों की जड़ों को छोड़कर शेष सभी भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाता है। ग्रसित पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधे कमजोर और रोगी दिखाई देते हैं। ग्रसित फलियों में कमजोर और सिकुड़े हुए बीज बनते हैं। इसके नियंत्रण के लिए फसल पर नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो जैसे मोयले का अटैक हो तो किसान भाइयों को चाहिए कि डाइमेथ्योड का वो स्प्रे करवा दें और समय पर अगर आप डाइमेथ्योड का स्प्रे करवा दें तो आपकी फसल मोयले से लगभग पूरी तरह सुरक्षित हो जाती है और अपना पैदावार के अंदर अपने को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। एक इसके अंदर ब्लाइट आती है जिसको फंगल इन्फेक्शन होता है। वो जैसे ब्लाइट अपने को नजर आएगी तो उसके अंदर जो पत्ते हैं उस पर काले काले धब्बे नजर आएंगे और कई बार तो इतना ज़्यादा कालापन आ जाता है पत्तों के अंदर कि पत्ते सूख के गिरने भी लग जाते हैं, जिसके अंदर ऊपर से पत्ते पूरे सिकुड़ जाते हैं और फाल वगैरह फूल वगैरह जो आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इससे जो प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो काफ़ी घट जाता है किसान का। ग्वार की फसल में झुलसा रोग। इस रोग के बीजाणु तने के अंदर रहने के कारण तना अंदर से भी काला हो जाता है। इसका पत्तियों पर अधिक आक्रमण होने पर धब्बे आपस में मिल जाते हैं और झुलसा हुआ भाग गिर जाता है। बाद में फलियों पर काली धारियां दिखाई देने लगती हैं। फलियों के अंदर बीज सिकुड़ जाते हैं और काले हो जाते हैं, जिसका फसल की गुणवत्ता और पैदावार पर असर पड़ता है। इस रोग की समय पर रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है ताकि फसल को नुकसान न हो। तो ब्लाइट की जैसे समस्या हो तो कॉपर क्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का दोनों का मिला के स्प्रे करवा के अपन ब्लाइट को भी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक,
जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। इसके बाद उन्होंने और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स ठंडी जलवायु की फसल है और इस फसल की खेती करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। तो यदि आप भी ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की उन्नत तकनीक से खेती, ताकि इस फसल से अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे सामान्यतः गोभी की वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें सबसे आती है, जैसे आपके फूल गोभी आती है, पत्ता गोभी आती है, गांठ गोभी आती है, आपकी ब्रोकली आती है। लेकिन ये नई तरह की फसल है जिसका नाम है ब्रसेल्स स्प्राउट। इसका नाम सुनने में थोड़ा अजीब है क्योंकि यहाँ पे किसान भाइयों आम आदमी तक अभी तक ये पहुँची नहीं है। ब्रसेल्स स्प्राउट की मैं खास बताना चाहूँगा, ये गोभी वर्गीय सब्जी है, लेकिन इसकी जो साइज़ है, ये पत्ता गोभी, छोटी पत्ता गोभी है। पहली बात तो तने पे लगती है, इसका फूल नहीं बनता, तने पे छोटी छोटी गांठें नुमा बनती है। एक एक जो गोभी होती है, इसी ब्रसेल्स स्प्राउट का जो गांठ होती है, कम से कम आप कहता हूँ 80 से 100 ग्राम की होती है। ये जैसे सामान्य तो गोभी है तो पका के खाई जाती है, लेकिन ये जो गोभी है ये सलाद के फॉर्म में ज़्यादा प्रचलित है। इसको कच्चे के फॉर्म में ज़्यादा, कच्ची जो गोभी है उसके फॉर्म में ज़्यादा खाया जाता है। और इसका खास बात यह है कि जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पोषक तत्व इसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं। जैसे बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, सबसे ज़्यादा विटामिन ए, सबसे ज़्यादा विटामिन सी और सबसे ज़्यादा पोटेशियम और आयरन, जितनी भी आपकी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट की बात करूं तो ब्रसेल्स स्प्राउट बहुत ही अच्छा आपके प्रोटीन के हिसाब से, कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो जो भी कंज्यूमर, कोविड का टाइम बढ़ रहा है, लोग अपनी सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो मार्केट में किसान भाइयों को इसकी बहुत अच्छी प्राइस मिल सकती है। पहले ये जो ब्रसेल्स स्प्राउट फसल हुआ करती थी ये ठंडे इलाकों में ज़्यादा पाई जाती, प्लेन्स वाले एरिया में नहीं होती थी। लेकिन अभी हमने इसका ट्रायल लिया है, हमें एक बीज मिला था इसका, तो हमने इसका यहाँ पे ट्रायल लिया है। ट्रायल में देखा गया कि ये यहाँ पे भी अभी सामान्यतः हम इसको उगा सकते हैं और वही गुणवत्ता जो ठंडे इलाकों में मिलती है सेम वही गुणवत्ता हम यहाँ प्लेन्स वाले इलाकों में भी इसकी ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की खेती के लिए उन्नत किस्मों की। तो इसकी खेती के लिए अर्ली ड्वार्फ, लॉन्ग आइसलैंड, एवासम, डेनिश प्राइजर्स, हिल्स आइडियल तथा स्थानीय कोई भी किस्म उगा सकते हैं और इसका बीज दर गोभी वर्गीय अन्य सब्जियों के बराबर ही लगता है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 500 से 600 ग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त होती है। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लिया जाता है। उसके बाद 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें, जिससे कृषि कार्य करने में सुविधा होती है तथा क्यारी की लंबाई उपयोग के अनुसार रखते हैं। इन क्यारियों में बीज की बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर तथा बीजों की दूरी 1 से 2 मिलीमीटर रखते हैं। इसके बाद बीजों की बुआई करके हल्की सिंचाई कर दें। बीजों में 7 दिन में अंकुरण आ जाता है और 21 से 27 दिनों में पौधों का मुख्य खेत में स्थानांतरण किया जा सकता है।
इसका जो लगाने का जो समय है ये लगभग जैसे सामान्य गोबियाँ अक्टूबर नवंबर माह में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, सेम इसकी भी जो आपकी पौध है ये आप नवंबर माह में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। 60 से 70 दिन के अंदर इसकी भी गांठें बनना हो जाएगी और आप तुड़ाई आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है कि इसका जो खेत तैयार करते हैं तो इसके जो पोषक तत्व है जिसकी उसकी पूर्ति प्रॉपर तरीके से करें। इसको बताऊं, नाइट्रोजन लगभग 100 से 120 किलो, फॉस्फोरस लगभग 60 से 80 किलो और आपका पोटास भी 60 से 80 किलो की आपकी प्रति हेक्टेयर की लगभग आवश्यकता होती है। तो फॉस्फोरस और पोटास तो आप खेत तैयार करते समय उस समय दे दें और नाइट्रोजन आप बाद में दे सकते हैं। नहीं तो आप अगर वाटर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें और मल्च का इस्तेमाल करें जिससे आपकी इसकी गुणवत्ता हो और भी अच्छी आएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पौध रोपाई की। तो पौधों की रोपाई शाम के समय की जाए, अन्यथा पौधे मुरझाने लगते हैं और पौधों की रोपाई करके तुरंत बाद सिंचाई कर देना चाहिए। किसान भाई को बताना चाहूँगा कि सामान्यतः जितने भी आपके कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब है इसका आप लगातार इसका स्प्रे या हर 15 दिन या लगभग 25 दिन के इंटरवल से आप इसका कर सकते हैं या बीमारी आने पे ही कीजिए। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपका घोल बना के इसका छिड़काव करना है। यहाँ पे आपको स्टिकी ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकी ट्रैप से ये होगा कि आप कम कीटनाशी या आपका इस्तेमाल करके आप इसका फसल का रखरखाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी कटाई फसल अवधि के दौरान कई बार की जाती है। जब स्प्राउट 1 से 1.5 इंच मोटा और गोल हो जाए तो इन्हें काट लेना चाहिए और कटाई के बाद दोबारा इसमें से स्प्राउटिंग आने लगते हैं। मैं भी बताना चाहूँगा कि किसान भाई अगर इसको रिटेल मार्केट में बेचते हैं तो कम से कम ये 60 से 70 रुपये केजी आपको आराम से है। मंडी में आप जाए तो 50 से 40 रुपये 50 किलो आपको मंडी में इसकी प्राइस आराम से मिल जाएगी। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप सामान्यतः फसल तो जो रेगुलर लेते रहते हैं, कुछ नई फसल भी आप लेंगे तो आपको मुनाफा कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा क्योंकि मंडी के अंदर उसका जो कंपटीशन होगा आपका वो बहुत कम होगा। तो आपको जो मनमानी आपकी प्राइस है वो आप मंडी में ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। घड़ी के एक एक मिनट के साथ एक एक गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सेवर, भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है और वर्षा की कोई संभावना नहीं है। इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान 8 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि हल्के बादल छाए रहने की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों की कटाई करें। सरसों की बुआई के लिए बीज आदि की तैयारी करें। बुआई के लिए सरसों की उन्नत किस्मों को लें। भूमिगत कीटों से बचाव के लिए क्लिनोल्फास 1.5% धूल की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाएं और पाटा लगा दें। 88 किलोग्राम DAP, 145 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश,
250 किलोग्राम जिप्सम अथवा 180 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जिंक और बोरान की कमी वाली मृदाओं में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से दें। सरसों की बुआई के समय यूरिया की आधी मात्रा और अन्य सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा डालनी चाहिए। शेष बची हुई यूरिया को पहली सिंचाई के बाद डालना चाहिए। बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। सफेद रोली रोग से बचाव के लिए 6 ग्राम एप्रोन SD35 प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 2.5 से 3.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बीज की बुआई के समय काम में लेवें। नींबू वर्गीय फलों में पत्ती खाने वाली सुंडी नींबू की तितली के नियंत्रण के लिए 1.5 मिलीलीटर डाइमेथेट प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं में गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका और लंगड़ी बुखार के लिए टीकाकरण करवाएं। पशु गृह में फिनाइल तथा मच्छर एवं मक्खी नाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। लंपी रोग के लक्षण दिखाई देने पर निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मानपुर जिला सरोही के किसान पंकज कुमार ने। आप पपीता में लगने वाले कीट और रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो पंकज कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पपीता में लगने वाले प्रमुखतः रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। पपीता में मुख्यतः जो अभी के समय में रोग देखने को मिल रहे हैं वह है पत्र कुंचन, जिसे हम लीफ कर्ल भी कहते हैं। पपीता के इतने सारे फायदों को देखकर इसकी मांग बढ़ी है और अधिकतर किसान इसकी खेती करने लगे हैं, लेकिन इस फसल से उत्पादन लेने में रोग बड़ी बाधा बनते हैं और हमारे किसान भाई चाहकर भी ठीक से इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नुकसान उठाना पड़ जाता है। पर्ण कुंचन, और इसमें जो है यह जो है एक विशेष तरह का विषाणु की वजह से इसमें ये पपीता में हानि पहुंचाता है। यह जो होता है इसका रोगवाहक सफ़ेद मक्खी होता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, सबसे पहला लक्षण इसमें जो नए पत्ते होते हैं उसमें जो है दिखता है, पत्तियां जो होती है वो झुर्रीदार हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती हैं और इसकी वजह से और ये धीरे धीरे जो है यह रोग पूरे के पूरे पेड़ में फैलता है और पत्तियां जो है हमारी नई पत्तियां को पर रोग तो फैलता ही है और अगर पौधे में फल लगे हुए हैं तो फल जो है पूरी तरह विकास नहीं होता फल में और फल होते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके निदान के लिए सर्वप्रथम तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरा का पूरा बगीचा जो है हमारा वो खरपतवार मुक्त होना चाहिए, पूरी तरह से सफाई की हुई हो बगीचे में। और उसके अलावा जो हमारा रोग वाहक है उसके निदान के लिए जो मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, उसके निदान के लिए हमें जो हम रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं वह कर सकते हैं एमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। इसका 0.3 ml प्रति लीटर के मात्रा के दर से छिड़काव करें। 2 स्प्रे करें इसका, पहले छिड़काव के 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करें। पपीते का दूसरा खतरनाक रोग है जड़ सड़न, जिसे जड़ गलन भी बोलते हैं। यह दूसरा ऐसा रोग है जो पपीते को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखते ही देखते सभी पौधे सूख जाते हैं और उपज कुछ नहीं मिलता है। जो दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे रोग आता है हमारे पपीते में वह है आपका गलन, पौधा गलन और तना गलन। ये जो रोग होता है यह एक विशेष फफूंद जनित रोग होता है जिसमें जो है सबसे पहले जो है जो भूमि सतह के निकटतम जो तना होता है पौधे का वहाँ पर जो है जलीय धब्बा
आ जाता है, शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे करके उसको अनुकूल वातावरण मिलने के बाद, तापमान मिलने के बाद वो जो धब्बा है वो पूरे पेड़ में फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो पीली पड़ जाती हैं। उसकी वजह से जो है फल नहीं लगते, और अगर कभी फल लगे तो वह पकने से पूर्व ही गिर जाते हैं, तो जिनकी वजह से जो है हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है। और तना, जहां से भी जलीय धब्बा की शुरुआत होती है, वहां से वो कमजोर होने की वजह से पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही हानि पहुंचती है हमारे पौधे को। हमारे किसान भाइयों को बहुत हानि फेस करना पड़ता है। तो इसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो है हमारा सर्वप्रथम जो है हमें बीजोपचार करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए आप किसी भी कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से आप बीजोपचार कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो है जब हमारी पौधे क्यारियां में लग गए हैं, पौधेशाला में हमें जो है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब मिश्रित जो कवकनाशी है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और तनों पर, बगीचे में जो तने हैं उस पर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस रोग को फसल में लगने से रोकने के लिए आपको रोपाई ऐसी जगह करना होगा जहां पर अधिक समय तक पानी नहीं रुकता हो, क्योंकि यह रोग अधिक नमी पर पनपता है। अगर मिट्टी में नमी नियंत्रित रखते हैं तो यह रोग बिल्कुल नहीं आएगा। जो हमारे प्रमुख कीट आते हैं अभी के समय में, जो हमारा तापमान जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो है चूसक कीड़े जो होते हैं, जो हमारे पत्तों को में जो चूसक कीड़े लगते हैं, जैसे कि माहू जिसे हम एफिड भी कहते हैं, और सफ़ेद मक्खी जिसे हम वाइट फ्लाई कहते हैं, ये सारे जो होते हैं पत्ते के जो है निचली सतह पर आकर के जो है पत्ते का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्ते जो है ये हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। और कई तरह के विषाणु वाले रोग, वायरस जनित रोग भी पैदा करते हैं हमारे पपीते में। हमें एक स्प्रे करना चाहिए कीटनाशी का, जिसका हम इमिडाक्लोप्रिड कर सकते हैं 17.8 SL 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। दहिया कीट में क्या होता है कि इसके जो शिशु और वयस्क होते हैं यह चपटे गोलाकार किस्म के होते हैं। इनमें इनका जो शरीर होता है वो सफ़ेद पाउडर की तरह से होता है। यह जो है मुख्यतः शाखाओं में, टहनियों में, छाल में और फलों पर लगते हैं। ये क्या करते हैं कि ये वहाँ जहाँ पे भी लगते हैं वहाँ से रस चूस करके पौधे को जो है बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं। तो इनकी समस्या का निदान करने के लिए ये जब इनके खरपतवार मुक्त होना चाहिए खेत, क्योंकि जब आपका मेन फसल नहीं रहता है आपके बगीचे में या खेत में तो ये खरपतवार पर रहकर अपना जीवन काल आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हमें जो है हमेशा खरपतवार रहित रखना चाहिए। और किसी भी तरह का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशी से, जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो गया या थायोमिथॉक्सेम से कर सकते हैं स्प्रे 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो इन सब से जो है आपको निदान पहुंचेगा और आपका जो है पौधा भी रोग और कीट मुक्त होगा। धन्यवाद। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।